Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel CTET Guru Competition Zone. Friends, this is राम सिंह और हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए एक स्पेशल मॉर्निंग सेशन जो कि प्रतिदिन सुबह 9 बजे आता है। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं वो टॉप पॉइंट्स जो आपके यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। कुछ बच्चे के कमेंट्स आए हुए थे और कुछ मैसेजेज आए हुए थे ग्रुप में, जिनके बच्चों का ये कहना है, जिन स्टूडेंट को ये कहना है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम जो कि दिसंबर में है उनको लेकर कुछ बात कही जाए। तो दिसंबर में जिनका भी बीपीएससी के एग्ज़ाम है उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि वह बहुत जल्द ही आपका सबसे मेन पार्ट उसका जो होता है करंट अफेयर होता है। तो मैं पूरे 6 मंथ का, यहाँ तक कि आपका अक्टूबर मंथ तक का, सितंबर तक का, लास्ट सितंबर तक का आपका तुरंत लाने वाला हूँ मैं करंट अफेयर, जिसके 2 या 3 सेशन में पूरे 6 से 7 मंथ की जितनी भी पॉइंट होगी जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसी पॉइंट को हम लोग देख लेंगे एक बार, क्योंकि ज़्यादा वेटेज उसमें होता है आपका स्पेशली करंट अफेयर से। बाकी उसमें लक्ष्मीकांत के पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं जिसे तो हम लोगों ने कंटिन्यू रखा है। इसके अतिरिक्त हिस्ट्री में सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री या मिडेवल हिस्ट्री से काफ़ी कम आते हैं। हाफ 18th सेंचुरी के बाद के क्वेश्चंस आते हैं। इट मीन 1750 के बाद की क्वेश्चन जनरली होते हैं, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे आपके जो आधुनिक भारत है उनके पॉइंट्स हैं। उसमें फ्रेंड्स मैं पूरे की ब्रीफ दे दूंगा, एक बार पूरी आधुनिक भारत का ब्रीफ दे दूंगा आपके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। तो मैं आपको वो कवर करा दूंगा, करेंट अफेयर्स कवर करा दूंगा, जियोग्राफी, बिहार का हिस्ट्री और बिहार का जियोग्राफी इसे कवर करा दूंगा। इनके अतिरिक्त अगर कोई पॉइंट साइंस से क्वेश्चंस आते हैं जनरली, तो कुछ साइंस के जो आपके बेसिक चीजें हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस कर लूंगा। ओवरऑल मैं एक बार आपके एग्जाम से पहले पूरी जो सिलेबस है बीपीएससी वाले स्टूडेंट जो स्पेशली पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा, जो कि प्री लेवल के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्री लेवल जैसे आपको लगेगा कि क्लियर हो गया, उसके बाद मेरे मेंस बैच में ऑटोमेटिक आप मर्ज हो जाइएगा, ताकि क्या होगा कि आपका प्री के साथ साथ मेंस का भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए। इससे क्या होगा कि यूपीएससी और बीपीएससी दोनों वाले स्टूडेंट के लिए प्लस पॉइंट होगा। एक नंबर प्लस पॉइंट सबसे बड़ी ये होगी कि आपका जो पीसीएस है, आपका बीपीएससी हो गया चाहे आपका यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, इस तरह से जितने भी आपके स्टेट लेवल के पीसीएस एग्जाम होते हैं उनमें बेसिक जो चीजें होती है वो आपका स्पेशल स्टेट की कुछ बातें, जैसे स्टेट की जियोग्राफिकल एरिया, उसके बाद उसकी हिस्ट्री, कुछ पार्ट्स को उसमें ऐड कर देता है। इसके अतिरिक्त जो सिलेबस आप यूपीएससी में पढ़ते हैं सभी सिलेबस होता है, लेकिन उसी सिलेबस को थोड़ा सा क्या करता है, मिनिमाइज करके उसमें पूछता है। तो इसलिए हम उन पॉइंट को जरूर देख लेंगे, ब्रीफ कर लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए है बेहतरीन। हालांकि मैंने 1857 के जितने भी आप 1857 क्रांति के वन लिनियर वे में पूरी की समराइज कर दी थी। पूरे सेशन को हमने चलाया था, लेकिन उस वीडियोस को तो हट गया वहां से, लेकिन वन लिनियर के साथ पूरी समरी के साथ आपका वीडियोस अवेलेबल है, आप उसे जाकर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी क्रांति हुए आपके 1947 तक के जितनी क्रांति हुई, जो कि आपके यानी कि मुगल साम्राज्य जहां से समाप्त हुआ, जहां से उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी, सामाजिक प्रॉब्लम होने लगी, वहां से लेकर और 1947 की लास्ट क्रांति तक की जितनी भी बातें हैं और उसके बाद की अर्थव्यवस्था है, वहां तक की हम आपकी सारी पॉइंट क्लियर कर देंगे। इकोनॉमिक्स के कुछ गिने चुने पॉइंट्स ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे डाटा पूछा जाता है तो उस डाटा के एनालिसिस कर लेंगे। फ्रेंड्स, 2011 का जो जनगणना हुआ था उनसे क्वेश्चंस उसमें आते हैं, इसलिए उसे आप देख लीजिएगा। अदरवाइज मैं उसे भी चाहूंगा कि हम इसमें मर्ज कराओ। फ्रेंड्स, जनरली इसके बाद का सेशन जितना भी होगा वह जनरली उन पॉइंट को मेनली डिनोट करते हुए होगा जो स्टूडेंट बीपीएससी में बैठने वाले हैं, क्योंकि बीपीएससी वाले स्टूडेंट की काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि वो उनके क्लास को लेकर, उस पीसीएस को लेकर ज़्यादा फोकस किया जाए। मेनली मेरा टारगेट है कि यूपीएससी हो या पीसीएस हो, कोई सा भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। तो बीपीएससी कवर करने वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको बिहार दरोगा तक का कवर हो जाएगा इजी वे से, इसलिए बीपीएससी लेवल पे ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि उनका एग्जाम आपका दिसंबर में है। हालांकि जो हमारा मेटर पढ़ाने का होगा
वह आपका यूपीएससी लेवल तक का ही होगा, क्योंकि इससे आपका अगर यूपीएससी लेवल का करते हैं तो आपका पीसीएस लेवल का ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, क्योंकि उसी का सबसे छोटा भाग आपका पीसीएस के अंदर आता है। इसलिए अगले पार्ट में हम लोग सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को कवर करेंगे। मेनली पहले जो पार्ट्स आपके पीसीएस में आने वाले हैं, बीपीएससी में आने वाले हैं, उसके बाद बाकी सभी पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे जो आपके अलग लेवल से आते हैं। इसलिए आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, हम आपके सभी पॉइंट्स को दूर करेंगे। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने आपको नागरिकता के बारे में बताया था, अर्थात कि जिसमें हमने देखा था 1 से 4 पहले हमने देख लिया संघीय और राज्य क्षेत्र के बारे में। उसके बाद 5 से 11 कल के क्लास में देखा था, जिसमें हमने आपको डिटेल में बताया था कि किस तरह से नागरिकता बिल लगती है, किसे नागरिकता मिल सकती है देश में और किसे नागरिकता नहीं मिल सकती है, इन्हीं के बारे में। अब पॉइंट आती है फ्रेंड्स, नागरिकता मिलने के बाद उसके बाद अब आती है बात फ्रेंड्स कि अब उनके अंदर कुछ सुधार करने की आवश्यकता थी, कुछ अधिनियम लगाए गए थे उनके बारे में फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्या अधिनियम लगाया गया था उनको जरा एक बार देख लीजिए। तो उनके अंदर जो अधिनियम स्पेशली लगाया गया था वो 1955 में लगा था फ्रेंड्स। 1955 में एक अधिनियम लगा था जिससे नागरिकता अधिनियम 1955 कहा जाता है, जिनके अंदर आपकी 2 बातें कही गई थी, एक नागरिकता का अर्जन और दूसरा नागरिकता की समाप्ति। इनसे रिलेटेड सभी पॉइंट्स को हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए इस पॉइंट को देखेंगे। साथ ही साथ एक और पॉइंट बता दो जो आज की क्लास में डिस्कस करने वाली है, वह है आपका एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, इनके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बातें हम लोग, कुछ पॉइंट इसके बारे में देखेंगे। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है। अर्थात क्या नागरिकता अधिनियम 1955 अर्थात कि 1950 में लगने के बाद हुआ क्या कि उसके अंदर संविधान में कुछ बदलाव करने की बात, तो यह अधिनियम कब लाया गया? 1955 में। इनके अंदर 2 तरह की प्रावधान है, एक तो आपका नागरिकता अर्जित करने की और दूसरा नागरिकता समाप्त करने की। जरा सा गौर से देखिए, आपका दिख रहा होगा, स्क्रीन पे देख लीजिए एक बार। मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। इन्हें एक है आपका नागरिकता, नागरिकता प्राप्त होगा, नागरिकता प्राप्त यानी कि अर्जित करना। अर्जित करने का मतलब क्या? आपका इंडिया की तरफ इन करना, और दूसरी बात क्या? इंडिया से आउट होना। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? अर्थात कि नागरिकता अधिनियम हमें डिनोट करता है कि नागरिकता या तो अर्जित करना हो या नागरिकता को समाप्त करना हो, ये सभी आपके अधिकार के बारे में वर्णन किसमें किया गया है? नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया। क्लियर है फ्रेंड्स? इसमें क्या किया गया है? पहले अगर बात करें हम लोग नागरिकता के अर्जन की बात, तो अर्जित कैसे कर सकता है? जन्म द्वारा नागरिकता प्राप्त होती है। पहली पॉइंट है फ्रेंड्स, जन्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो जन्म के द्वारा नागरिकता प्राप्त का क्या मतलब है? अर्थात क्या ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात किंतु 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ हो। अर्थात क्या इनके बीच के काल में जो भी व्यक्ति ने जन्म लिया या जिन्हें नागरिकता प्राप्त है, वह विशेषाधिकार के रूप में भारत का नागरिक होगा। यह केस तब आती है फ्रेंड्स जिस समय यह भारत और पाकिस्तान को लेकर बात आती है। उस कंडीशन में विशेष अधिकार है कि यह जब भी 26 जनवरी 1950 से लेकर 1987 तक अर्थात 1 जुलाई 1987 तक कोई व्यक्ति ने भारत में जन्म लिया, तो जन्म के आधार पर क्या प्राप्त होगी? उसे भारत का नागरिकता प्राप्त होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 1987 बोल रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि 2 जुलाई 1987 को जो जन्म लिया वो भारत का नागरिक नहीं होगा। यह नियम है कि 1987 से पहले तक के जो जन्म लिए उन्हें भी भारत की नागरिकता प्राप्त होगी और विशेषाधिकार के रूप में, इसलिए इनके बारे में चर्चा किया जा रहा है। इन बातों पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। दूसरी नंबर बात क्या कहते हैं फ्रेंड्स? दूसरी पॉइंट कहता है कि 1 जुलाई 1987 या उसके पश्चात, किंतु नागरिकता जो अधिनियम बना हुआ था 2003, उनसे पहले अगर
किसी के माता पिता अगर देश के नागरिक हो तो उस कंडीशन में भी उससे नागरिकता मिल सकती है। बात ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 1987 के पश्चात और 2003 के अधिनियम से पहले अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया हो, यानी कि उनके माता पिता अगर इंडिया में जन्म लिए हो, तो उसे भारत की नागरिकता अर्जित होगी, अर्थात कि भारत के नागरिक वह बनेगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये तो था कि जन्म के लिए 2 केस रखा। एक तो आपका क्या करना है कि 1950 से लेकर 1987 तक, और दूसरा 1987 से लेकर 2003 तक अगर जन्म लिए हो या उनके माता पिता ने जन्म लिया हो, तो उस कंडीशन में वो देश के जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का अधिकारी है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑब्वियसली सी बात है 1987 से पहले कि सभी के माता पिता या दादा दादी ने जन्म लिया होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है उन सभी को इस देश की आपकी नागरिकता प्राप्त होगी। हमारे भी माता पिता 1987 से पहले जन्म लिए, 2003 से पहले लगभग सबके माता पिता ने जन्म लिया हो। तो यह कंडीशन बताता है कि एक ही कंडीशन में इंडिया में आप ना जन्म के आधार पर ले सकते हैं जब 2003 से पहले तक आपके माता पिता ने इंडिया में जन्म लिया हो, या अगर आप अपनी स्वयं की अगर बात करते हैं तो स्वयं के लिए एक छूट है। स्वयं के लिए छूट है कि 1947 से लेकर 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक अगर आपने जन्म लिया तो आप इस देश के नागरिक तो स्वयं हैं। अगर किसी के माता पिता 1987 से लेकर और 2003 तक अगर जन्म लिए इंडिया में, तब भी जन्म के आधार पर आप इस देश के क्या बन सकते हैं, यानी कि नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? दूसरी पॉइंट कहता है फ्रेंड्स, दूसरी पॉइंट हमारा कहता है अजनन द्वारा नागरिकता, अर्थात कि वंश के आधार पर नागरिकता, वंशानुगत नागरिकता। और जनन द्वारा नागरिकता अर्थात कि वंशानुगत नागरिकता। इसमें क्या कहता है कि 26 जनवरी 1950 को या फिर इसके पश्चात, किंतु 10 दिसंबर 1992 के पूर्व जो पैदा हुआ है वह व्यक्ति और जनन द्वारा अर्थात कि वंश के आधार पर इस देश का नागरिक बन सकता है, अर्थात कि भारत का नागरिक वो बन सकता है। फ्रेंड्स, अर्थात कि उनसे पहले वो जन्म लिया, उनके माता पिता ने जन्म लिया, उनके दादा दादी ने जन्म लिया, उस कंडीशन में वह भारत का नागरिक वंश के आधार पे बन सकता है। कब से फ्रेंड्स? डेट जरा माइंड कीजिएगा, 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक की। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पॉइंट की बात करें, यदि वंश के आधार पर कोई नागरिकता किसी बच्चे को मिल जाती है, कोई बच्चा है और वंश के आधार पर उनके माता पिता ने कब जन्म लिया, 1950 से लेकर और 1992 के बीच में जन्म लिया, अगर उसे नागरिकता मिल भी गई, वह देश का नागरिक बन भी गया, लेकिन बच्चा इंडिया नहीं रहता है, वो मान लीजिए कि आपका अमेरिका में रहता है, उस कंडीशन में अगर दूसरे देश की नागरिकता उसके बच्चे को मिल गई है, जरा गौर कीजिएगा, इंडिया में उनके माता पिता रहते हैं और जिनके वजह से उनका क्या हो गया, उसे वंश के आधार पे नागरिकता मिल गई, और बच्चा कहीं और रहता है और उसे उस देश की भी नागरिकता प्राप्त है। उस कंडीशन में जब वह वयस्क अवस्था में आ जाएगा, वह बच्चा जब वयस्क अवस्था में आ जाएगा, उस कंडीशन यानी कि 18 वर्ष की आयु जब प्राप्त कर लेगा, उसके 6 मंथ बाद यानी 6 मंथ के पहले ही उससे जिस दूसरे देश में नागरिकता प्राप्त है उसकी नागरिकता को त्याग पत्र देना पड़ेगा, नहीं तो स्वयं उसको भारत की जो नागरिकता है उनसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। मतलब क्या कि अगर वंश के आधार पर किसी व्यक्ति को देश का नागरिकता मिली तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें उस नागरिकता को रखे रहना पड़ेगा, लेकिन नागरिकता तभी तक है जब वो किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं किया। अगर मान लीजिए अमेरिका में नागरिकता प्राप्त हो गई है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अमेरिका की नागरिकता उसे त्यागना पड़ेगा। कब? उसके 6 मंथ के अंदर, अर्थात कि 18 वर्ष 6 मंथ तक उसे क्या करना है, इस देश की नागरिकता मिल सकती है, साथ ही साथ अमेरिका की भी नागरिकता रहेगी। लेकिन 6 मंथ के अंदर अगर वहां की नागरिकता नहीं त्यागी तो यहाँ की नागरिकता जो होगी समाप्त हो जाएगी, बर्खास्त कर दी जाएगी।
अर्थात वंश के आधार पर जो नागरिकता मिली थी वह आपकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर अगर आगे की बात करें तो आगे कहता है रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता, अर्थात कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी आपका क्या हो सकता है, नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अर्थात क्या, कोई व्यक्ति आवेदन करके इस देश के अंदर नागरिक बन सकता है, लेकिन उसके पीछे शर्त है, इंडिया में 7 साल से रह रहा हूं। इंडिया में कितने साल से रह रहा हूं, 7 साल से रह रहा हूं। उसके बाद दूसरा क्या है जी, उनके 7 साल के रूप में रहता हो। और दूसरा यह केस एक और होता है कि या फिर उसकी जो शादी हुई हो किसी यहाँ के लड़के या लड़की से हुई हो, अर्थात कि विवाहित संबंध हो या फिर 7 साल से इंडिया में रह रहा हो, इस दोनों कंडीशन में उसे इंडिया की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। यानी कि रजिस्ट्रीकरण द्वारा कहता है कि आपके देश में रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, देश में नागरिक बनने का अपना अधिकार दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशन है, या तो आप लगातार पिछले 7 वर्षों से इंडिया रह रहे हो, या फिर दूसरा कंडीशन कि इंडिया के किसी व्यक्ति के साथ आपके विवाहित संबंध हो, उस विवाहिता का नागरिकता इस देश का अर्थात कि इंडिया की नागरिकता उसे प्राप्त हो, तो उनके आधार पर आपको भी नागरिकता दे दी जाएगी। थोड़ा सा अगर याद हो आप लोग को तो एक बार जरा गौर कीजिएगा, DDLJ मूवी अगर आप लोगों ने देखा हो और उसमें काजोल फंस जाती है फॉरेन में, तो शाहरुख खान अपना जो है पासपोर्ट दिखाकर उसे छुड़ा लेता है। थोड़ी सी मूवी की बात है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, नागरिकता को जानने के लिए DDLJ अर्थात कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस मूवी को अगर आपने देखा हो तो फ्रेंड्स उसमें काजोल क्या होती है कि फॉरेन में फंस जाती है और उस कंडीशन में उसके पास नागरिक जो पासपोर्ट होता है खो गया होता है, और उस कंडीशन में वह क्या करता है, शाहरुख खान अपनी पासपोर्ट दिखाता है और अपनी पासपोर्ट के आधार पर यह कहता है कि मेरी पत्नी है, और उस आधार पर उसे बचा लेता है। मतलब क्या कि अगर विवाहिता का संबंध हो, अगर किसी कोई एक भी व्यक्ति अगर इंडिया का नागरिक हो, तो दूसरा व्यक्ति को स्वयं यहाँ की नागरिकता रजिस्ट्री करने की अर्थात कि दूसरी अपनी नागरिकता प्राप्त करने के लिए अपील कर सकता है। अर्थात कि रजिस्ट्रीकरण के लिए 2 केसेस हो गए, एक तो विवाहिता संबंध या फिर आपका 7 इयर्स तक इंडिया में कंटिन्यू बना रहे, अर्थात कि वह जन्म यहाँ पर 7 वर्षों से यहाँ पे रह रहा हूँ। उसके बाद अगर बात करें फ्रेंड्स तो उसके बाद आता है पॉइंट देशीकरण द्वारा नागरिकता। यह तीसरी पॉइंट है नागरिकता प्राप्त करने की, देशीकरण द्वारा नागरिकता। तो फ्रेंड्स अब आगे की पॉइंट्स जो हमें देखनी है वो है हमारा देशीकरण के नागरिकता। देशीकरण द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त होती है? नागरिकता तो हमने देखा, अभी तक हमने कितने पॉइंट देख लिए, 4 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। कौन कौन से पॉइंट? पहला 3 पॉइंट देखा हम लोगों ने, जन्म द्वारा नागरिकता। दूसरा हमने क्या देखा पॉइंट फ्रेंड्स? और जन्म द्वारा नागरिकता। और तीसरे पॉइंट हमने क्या देखा कि रजिस्ट्रीकरण के द्वारा नागरिकता। लेकिन अब चौथा जो पॉइंट है वह मोस्ट इंपोर्टेंट है, देशीकरण द्वारा नागरिकता। कोई व्यक्ति अगर इंडिया के अंदर 14 वर्षों से रह रहा है तो वह अपनी क्या कहते हैं अपनी नागरिकता प्राप्त करने के लिए अपील कर सकता है, और जिस समय अपील करेगा उसके ठीक 12 मंथ तक आपके उसमें कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, वह आपके देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। अर्थात कह सकते हैं कि 12 से 14 साल कंटिन्यू जो यहाँ पे रह रहा है वह अपील करेगा, और अपील करने के बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कही जाती है कि अपील भी करेगा तो उनके अंदर जो सुधार आपका अधिनियम जो लागू किया गया है उस अधिनियम के अंतर्गत अगर देश के जो राज्य निष्ठा के अंतर्गत जो भी नियम कानून है, अगर उन नियम कानूनों को वो मानता है तो ऑटोमेटिकली जिस दिन से वह राज्य निष्ठा की शपथ लेता है अर्थात कि इस देश को अपनाता है, उसी दिन से उससे जितने भी नागरिक के आपके अधिकार हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात कि नागरिक के जितने भी मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, वो सभी के सभी उन्हें क्या हो जाएंगे? प्राप्त हो जाएंगे।
तुरंत इसके बाद वाले सेशन में हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स मौलिक अधिकार के बारे में, क्योंकि वो आपके पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए जरूरी है। वो फ्रेंड्स पढ़ेंगे 12 से लेकर 32 तक के सभी अधिनियम को जानेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार से क्वेश्चन होते हैं। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ये ऐसे पॉइंट है जो कि कोई भी एग्जाम हो उस एग्जाम में से क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। और कुछ गिने चुने संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। तो ये संविधान संशोधन ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन अक्सर टच में रहते हैं। तो इन स्पेसिफिक पॉइंट सबको जानेंगे पहले, उसके बाद सभी के डिटेल में जानेंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी अगर पूरी सिलेबस को अगर संविधान एक बार देखने की कोशिश करें तो उधर टाइम जाके आपका प्रॉब्लम हो जाएगी, जो स्टूडेंट आपका दिसंबर में बैठने वाले एग्जाम में। इसलिए मेनली दिसंबर को टारगेट करते हुए जितना पॉइंट है हमारे पास, अगर 2 मंथ का टाइम है तो इस 2 मंथ के अंदर मैं चाहता हूं कि वो सभी पॉइंट रिवाइज करा दो जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बीपीएससी अगर मेरे साथ पढ़ रहा है तो पीसीएस इस बार पार नहीं करना चाहिए, पीसीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पीसीएस आपका क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब क्वालिफाई होनी चाहिए एनी हाउ। और एग्जाम का पेपर जिस दिन दे कर आएंगे आप लोग, उसके अगले दिन उसकी एनालिसिस आपको दिखाएंगे कि हमने क्या पढ़ाया, क्वेश्चन क्या आया। क्वेश्चन उससे बाहर आएंगे तो उस दिन बात करेंगे हम लोग की क्वेश्चन बाहर आया, जो हमने पढ़ाया कितना टच किया हम बात करेंगे आपसे। 23 अर्थात कि अगर 27 को एग्जाम है, 27 दिसंबर को, तो 28 को हम आपसे मिलेंगे फ्रेंड्स इस पॉइंट को लेकर। इसलिए आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें फ्रेंड्स। अगर आगे की बात करें इसमें, तो हम अभी आप बात कर रहे थे आपसे कि 1955 के बारे में। तो 1955 का जो है आपका अधिनियम, वो अधिनियम जो मेनली आपका वर्क करता है, वह वर्क करने के पीछे एक रीजन है। क्योंकि जिस समय 1955 अधिनियम लगा था उसके बाद उसमें बहुत बार बदलाव किया गया। कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने कुछ बदलाव कर लिया, और कुछ क्या आ गया, उसके बाद कुछ कौन आ गया, कुछ भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने बदलाव कर लिया। अपने अपने अकॉर्डिंग सभी कोई नियम में संशोधन करता रहता है। अगर मेनली संशोधन की बात किया जाए तो 1986 में, 1992 में, 2005 में, 2003 में, 2015 में, ठीक है, ये इतनी बार इसका संशोधन हो चुका है। मतलब टोटली 5 बार संविधान संशोधन हो चुका है, स्पेशली लेकर 1955 की नागरिकता अधिनियम में। एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि कितनी बार नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव किया गया है। तो फ्रेंड्स 5 बार, जिसमें 3 बार कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिसमें 1992, 1986 और 2005 का केस है। और अगर बात किया जाए बीजेपी की बात, तो बीजेपी की सरकार ने भी 2 बार उन्होंने किया है बदलाव, एक 2003 में और दूसरा 2015 में। अभी सीए और जो नाटक चल रहा था वो तो पता ही है सब किसी को, उसमें भी सुधार को लेकर ही प्रॉब्लम थी। तो इन सभी में ये क्वेश्चन याद रखना है आपको कि संविधान संशोधन अर्थात कि नागरिकता बिल जो था उसमें कितना बार चेंजेस हुआ है। तो देशीकरण कहता है, देशीकरण उस विदेशी की नागरिकता देने के लिए कहता है जो विदेशी पिछले 14 सालों से 18 सालों से अर्थात 12 सालों से हमारे देश के अंदर रह रहे हो। इस फॉर्म में अगर हमारे देश के अंदर कंटिन्यू हो और उसके बाद वह अपील करे कि हम इतना दिन से आपके देश में रह रहे हैं, इसलिए हमें इस देश की वासी घोषित करने की कृपा करें, अर्थात हमें नागरिकता देने की कृपा करें, कष्ट करें। उसके बाद जो संसद होगी, मैंने बताया था कि संसद के पास ही पावर है कि नागरिकता आपको दे भी सकती है, नागरिकता हटा भी सकती है। उसके बाद संसद विचार करेगा कि आपको नागरिकता देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। संसद विचार करने के बाद आपको राज्य निष्ठा की शपथ दिलाएगा कि आप इस देश के नागरिक हैं और इस देश के जो संविधान है, जो नियम कानून है, जो कानून कायदे हैं, उसे पूर्ण रूप से समर्पित रूप से मानेंगे। अगर राज्य निष्ठा की वो शपथ ले लेता है तो उसी दिन से उसे भारत के नागरिक का संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कहता है देशीकरण, अर्थात कि देशीकरण द्वारा जो नागरिकता की बात कही जाती है वह इसी बेस पर आपकी कही जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात कि देशीकरण में 2 पॉइंट, अर्थात कि जो उसमें रीति है, आवेदन करने वाले जो भी होंगे वह 3य अनुसूची के उपबंध के अधीन देशीकरण के आधार पे
उसे नागरिकता दी जा सकती है अगर पिछले वह 12 साल से 14 साल से रह रहे हो या फिर उनके कोई गार्जियन इस देश के नागरिक हो। दूसरा नंबर बात कि संसद उस पे क्या करेगा, संसद उस पे निगरानी करेगा, उसे राज्य निष्ठा की शपथ दिलाएगा, उसके बाद उसे नागरिकता देगा। इसलिए प्रॉब्लम ये जो बात है हमेशा ध्यान रखने की चीज है। दूसरी एक तरफ की पॉइंट हमने देख लिया कि इस तरह से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं जन्म के आधार पे, वंश अर्थात के जनन के आधार पे, रजिस्ट्रीकरण करा के देशीकरण के द्वारा हम नागरिकता चारों तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ये कहता है हमारा नागरिकता अधिनियम 1955, जिसमें लगभग 5 बार आपके चुनाव में आपका संशोधन हो चुका है। लेकिन अब जानना है कि नागरिकता अगर दे दी भी गई है किसी को तो नागरिकता समाप्त कैसे होगा, इसका भी डीलिंग कौन करता है, आपका जो अधिनियम 1955 है यही करता है। नागरिकता अधिनियम 1955 ही इसके समाप्ति की भी बात करता है। वो कैसे करता है जरा गौर कीजिएगा। पहला नंबर चीज कि स्वैच्छिक त्याग, पहला पॉइंट कहता है फ्रेंड्स स्वैच्छिक त्याग। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हम अपनी इच्छा से इसे त्याग दें, इस नागरिकता को हम स्वेच्छा से त्यागते हैं, उस कंडीशन में उसकी नागरिकता जो होगी हमारे देश से खत्म मानी जाएगी। अर्थात क्या, एक नागरिक अपने पूर्ण आयु मतलब कि एडल्ट कंडीशन में आ जाएगा, वयस्क अवस्था में आ जाएगा और स्वेच्छा से क्या करे, इस देश की जो नागरिकता है उसे त्याग कर दे। ठीक है, तो त्याग करने के बाद उनकी नागरिकता तो समाप्त हो ही जाएगी, लेकिन उनके साथ ही साथ जो उनके बच्चे हैं जो अभी नाबालिग कंडीशन में हैं, उनके भी नागरिक अधिकार जो है समाप्त हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखिएगा कि कोई वयस्क नागरिक अगर स्वेच्छा से त्याग पत्र देता है तो उसकी नागरिकता तो देश से समाप्त होगी, साथ ही साथ जो उनके बच्चे जो अभी नाबालिग है उनके भी जो अधिकार मिलते थे वो सभी अधिकार भी समाप्त हो जाएंगे उनके साथ ही। दूसरी बात कहता है कि अगर वह जो वयस्क नागरिक है अगर इस बात की वह प्रार्थना करे कि जो उसका बच्चा है वह इस देश का नागरिक बना रहना चाहता है, तो उस कंडीशन में संसद इस बात पे विचार करेगी और उस बच्चे को इस देश के अंतर्गत रखकर उसे देश की नागरिकता के अधिकार दे सकती है। अगर वह प्रार्थना पत्र दायर नहीं करता है तो उस कंडीशन में उस वयस्क के साथ साथ उसके जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आशा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। स्वेच्छा से त्याग अर्थात कि आप नागरिकता को खत्म करने के लिए आप अगर प्रपत्र देते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, साथ ही साथ जो आपके बच्चे हैं उनकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप संसद में अपील करते हैं, उस कंडीशन में आपके बच्चे की नागरिकता बच सकती है अगर इस नागरिकता को लेकर आपके संसद पॉजिटिव हो तो। उसके बाद आपका दूसरा कंडीशन आता है बर्खास्त करने की, अर्थात कि आपको निकाल देने की। तो निकाला किस कंडीशन में जाएगा, अगर कोई व्यक्ति अपनी पूर्ण वयस्क अवस्था में आने के बाद अगर किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले और जब उनकी वयस्क अवस्था पूरी हो गई, उस कंडीशन के 6 मंथ बाद तक अगर जिस देश में उसने नागरिकता प्राप्त करी है उस देश में उन्होंने अगर त्याग पत्र नहीं दिया तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली इंडिया की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। जरा गौर कीजिएगा इस बात पे। अगर कोई व्यक्ति किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर ले और उसकी वयस्क अवस्था प्राप्त होने तक उसने वहां पर अगर त्याग नहीं दिया तो इंडिया की नागरिकता ऑटोमेटिकली उसकी समाप्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए देशीकरण के आधार पे और जनन के आधार पे या जन्म के आधार पे किसी भी आधार पे यानी कि वंश के आधार पे इंडिया में उसे नागरिकता मिल गई और वो रह रहा है अमेरिका में। अमेरिका में जैसे 18 वर्ष हुआ उसे वहां की नागरिक बना दिया गया, तो 18 वर्ष 6 मंथ तक उसके पास टाइम है कि वह वहां की नागरिकता त्याग दे।
अगर 18 वर्ष 6 मंथ तक नागरिकता उन्होंने नहीं त्यागा तो इंडिया की नागरिकता स्वयं पर स्वयं उसकी बर्खास्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आशा फ्रेंड्स पॉइंट क्लियर हो गया होगा सबको। तीसरी पॉइंट कहता है वंचित करने की। वंचित करने अर्थात कि नागरिकता के अंदर अर्थात नागरिक अधिकार से वंचित करने की बात। अगर संसद इस बात को अगर समझती है या संसद को यह बात लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष ने फर्जी नागरिकता प्राप्त करी है, किसी अपने गलत अपने विचारधारा को ढक के किसी डुप्लीकेट आपके पासपोर्ट या अन्य कागजात को लगाकर उन्होंने नागरिकता प्राप्त करी है, उस कंडीशन में आपको नागरिकता अधिकार से वंचित किया जा सकता है, अर्थात कि नागरिक इस देश के बने रहने से वंचित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर इंडिया से बाहर 7 वर्ष से अधिक अगर लगातार किसी कंट्री में रह जाते हैं तो उस कंडीशन में भी इंडिया कहता है, इंडियन गवर्नमेंट कहती है, हमारा संसद कहता है कि अब आपको नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस बात पर आपको ध्यान रखना है कि नागरिक के अधिकार 2 कंडीशन में आपकी समाप्त हो सकती है, अर्थात कि नागरिक के जो आपकी मूल अधिकार है वह आपको नहीं मिलेगी 2 कंडीशन में। एक कंडीशन तब होगा जब आप फर्जीवाड़े करके नागरिकता प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स आपने क्या देखा, पहला कि जो नागरिकता बर्खास्त होने वाले वंचित करने की बात है, वो नागरिकता का अधिकार वंचित तब होगा जब आपने क्या कर लिया, कोई फर्जीवाड़ा कर लिया जिसकी वजह से आपकी नागरिकता हो जाएगी समाप्त। दूसरा कंडीशन इसका था कि अगर 7 वर्षों से अधिक अगर आप इंडिया से बाहर किसी कंट्री में रह रहे हैं तो उस कंडीशन में आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आशा फ्रेंड्स की क्लियर हो गया होगा कि इस कंडीशन में आप वंचित रह सकते हैं नागरिकता से। दूसरा कंडीशन सबसे ज्यादा स्पेशल जो पॉइंट जानना है, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा संघवाद। संघवाद का मतलब होता है कि विकेंद्रीकरण, अर्थात कि पावर जो होगा छोटे छोटे स्तर में बटा रहेगा और सबका मिलकर एक पावर बनेगा। जैसे कि छोटे छोटे आपके स्टेट गवर्नमेंट सब मिलकर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक कंट्री का फॉर्मेशन करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फेडरलिज्म। अब बात आती है कि फेडरलिज्म जो सिस्टम होगा वह कितने तरह का होता है, तो फेडरलिज्म का सिस्टम भी 2 तरह का होता है। एक कंडीशन होता है कि एक पूरी कंट्री है और अपने क्या कर लिए, छोटे छोटे पार्ट इन्होंने बांट दिया है ताकि सभी का नियम कानून क्या हो, सभी का नियम कानून एक साथ आपका चल सके, इजी वे से चल सके। और दूसरा कंडीशन होता है कि सभी अपने आप में स्वतंत्र है, सभी देश अपने आप में स्वतंत्र है और सभी देश की स्वतंत्र अवस्था में होने के बावजूद भी वह चाहते हैं कि सभी राज्य एक साथ मिलकर एक समूह में रहें। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस समय संघवाद का दूसरा फॉर्म उत्पन्न होगा, जैसा कि आपका अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके जितने भी राज्य है ना सभी स्वतंत्र है, अपना अलग अलग फॉर्म रखते हैं और सिर्फ एक नियम के तहत अपने आप को एक साथ रखते हैं, इसलिए वह एक कंट्री का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इंडिया की बात करें आप तो इंडिया एक ही कंट्री है जिसमें अपने छोटे छोटे पार्ट को अपने सिर्फ शासन को चलाने के लिए, इजी करने के लिए, आसानी से सभी लोगों तक शासन व्यवस्था को, सभी आपके अधिकार को पहुंचाने के लिए वह छोटे स्तर पे उन्होंने बांट रखा है, जिसे हम लोग राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। इसलिए यह फॉर्मेशन जो होगा यहाँ पे केंद्र सरकार का जो पावर होगा वह ज्यादा होगा, क्योंकि एक ही कंट्री है जिनके पास अपना छोटा छोटा पावर बांटा इन्होंने। लेकिन आपका वहां पे क्या होगा, अमेरिका में जो अलग अलग आपके जो राज्य होंगे उनका पावर ज्यादा होगा, क्योंकि सभी तो अपने आप में स्वतंत्र है और स्वतंत्र होकर एक साथ है तो सभी अपना अपना पावर दिखाएगा कि अगर मेरी बात नहीं मानिएगा तो हम इस देश से अलग हो जाएंगे। लेकिन इंडिया में थोड़े ना कह सकता कोई राज्य कि हम अलग हो जाएंगे, कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यह तो आपका बांटा गया किसकी वजह से, केंद्र सरकार ने अपनी पावर की वजह से बांटा है और जब मर्जी करे तब इसे मिला ले। संघ और राज्य क्षेत्र में मैंने बताया था आपको कि संसद के पास पावर है कि जब मर्जी करे उसे फिर मिला ले,
मर्जी करे तो नाम बदल दे, मर्जी करे तो सीमा चेंज कर दे। अनुच्छेद संख्या 3 में हमने आपको बताया था। आशा फ्रेंड्स याद आ रहा होगा आप लोग को। तो उसी तरह से नागरिकता उसी बेस पर आधारित है। इंडिया जब एक ही कंट्री है और इनके पार्ट सिर्फ बांटे हम लोगों ने, तो एक कंट्री हुई तो इसके अंदर नागरिकता भी तो एक ही देगा। इस कंडीशन में इंडिया के अंदर एकल नागरिकता है, क्योंकि सिर्फ कंट्री प्रोवाइड करती है और उसी नागरिकता के थ्रू से पूरे देश के अंदर जहां मर्जी जिस फॉर्म में मर्जी कार्य कर सकता है। लेकिन सिर्फ ध्यान रखना है 35A वाले इलाका से बच के। 35A वाला जो इलाका है वो विशेषाधिकार वाला है, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आपका जैसे आपको बताया था मैंने कि आपका जितना भी जनजातीय प्रदेश है, जनजातीय इलाका है, उन क्षेत्रों में आपका ये लागू होता है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया। तो इसलिए 35A के एरिया को माइंड करके चलिएगा, जैसा कि जम्मू कश्मीर में भी था। अब तो जम्मू कश्मीर में समाप्त हो गया, लेकिन मतलब कि सिस्टम था। तो जरा गौर कीजिएगा कि इंडिया के अंदर एक ही कंट्री है, इस वजह से आप एकल नागरिकता। लेकिन आप चले जाइए स्विट्जरलैंड में, आप चले जाइए अमेरिका में। अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका अपना अलग अलग स्वतंत्र राज्य है, सभी का पावर अलग अलग है। उस कंडीशन में सभी राज्य कहता है कि नहीं, अगर हमारे अंदर किसी नागरिक को रहना है तो हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, और परमिशन के लिए हम ग्रांट करेंगे, हम मोहर लगाएंगे, इसलिए मेरी नागरिकता उसके लिए जरूरी है। तो राज्य सब अपना अपना नागरिकता देता है। उसके बाद तो उसका केंद्र जो प्रेसिडेंट बैठा हुआ है बीच में, जो सभी देशों को, सभी राज्यों को एक साथ किया हुआ है, यह प्रेसिडेंट कहता है कि भाई देखो, हम सबका हेड है, तो मेरे पास भी एक प्रूफ होना चाहिए कि ये हमारे राज्य का या हमारे पूरे देश का कोई व्यक्ति है, इसके लिए नागरिकता का अलॉटमेंट हम भी करेंगे। उस कंडीशन में जो हेड है, अर्थात कि जो प्रेसिडेंट है, वह भी आपका अधिकार देता है, और उसी अधिकार की वजह से उनके पास भी एक अधिकार होता है, और वह भी एक नागरिकता सौंपती है। इस नागरिकता सौंपने की वजह से वहां पे राज्य अलग और आपका प्रेसिडेंट अलग। उस कंडीशन में आपकी वहां पे नागरिकता क्या हो जाती है? दो नागरिकता हो जाती है, इसलिए उस नागरिकता को दोहरी नागरिकता कहा जाता है। लेकिन इंडिया में एक ही कंट्री है और उस कंट्री के अंदर राज्य कोई आपका कोई अपील नहीं करता है। इस कंडीशन में राज्य की नहीं होने की वजह से आपका क्या होता है? सिर्फ कंट्री विशेष का एक आपका अधिकार होता है, इसलिए नागरिकता भी एकल होती है। आशा फ्रेंड्स एकल और दोहरी नागरिकता भी क्लियर हो गया होगा। और साथ ही साथ जो हमने आज पॉइंट देखा, नागरिकता अधिनियम 1955, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने देखा 2 पॉइंट, एक तो आपका लिया जा सकता है अर्थात कि नागरिकता बन सकता है, और दूसरा नागरिकता से बाहर निकाला जा सकता है। आशा फ्रेंड्स सभी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में बाकी जो पॉइंट्स होंगे उनको लेकर मौलिक अधिकार, मूल अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में आपके साथ, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए होगा बहुत ही जरूरी। फ्रेंड्स एक बात जरा ध्यान रखिएगा कि आप छोटे छोटे क्लास से काम नहीं चलेगा, आधे घंटे और 45 मिनट की क्लास से काम नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा सा आप लोग अपनी टॉलरेंस पावर को बढ़ाइए और थोड़ा सा ज़्यादा देर टिकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा तक हमें जाना पड़ेगा। अब क्लास को मैराथन फॉर्म में ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सिलेबस ज़्यादा है और कम समय में अकेले मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। सिर्फ आधा घंटा में मैं क्या समझा पाऊंगा। इसलिए सभी पॉइंट को क्लियर करने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए, और उस टाइम के लिए आपका सहयोग भी चाहिए। आप बने नहीं रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हम अकेले तो रुक नहीं सकते हैं। इसलिए आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। हम चाहेंगे कि आपका दिसंबर से पहले ऑल एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाए आपके, कि एग्जाम में कोई पॉइंट आप देख कर ये नहीं कहो कि हमने आपको नहीं बताया और वो पॉइंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। एक बार आप मेरा सहयोग करके देखिए, मैं आपका जरूर सहयोग करूंगा और आपकी सारी सिलेबस कंप्लीट करूंगा टाइम से पहले रिवीजन के साथ। आशा है फ्रेंड्स सभी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आपने पूरी सेशन में हमारे साथ बना रहा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। एक और बात, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाइएगा, और साथ पे साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।